अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक आज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। और आपको बता दें, केनिया पुलिस और मकतूल के मेजबानों के मौकिफ को उड़ा के रख दिया गया है। अरशद शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी, नक्शे क्राइम सीन का जायजा, अरशद शरीफ के मोबाइल फोन डिवाइसेस, व्हाट्सएप और ईमेल के जायजे को भी 592 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको हम खबर से अपडेट करें। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक आज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने केनिया पुलिस और मकतूल के मेजबानों के मौकिफ को उड़ा के रख दिया है। अरशद शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी, नक्शे क्राइम सीन का जायजा, अरशद शरीफ के मोबाइल फोन डिवाइसेस, व्हाट्सएप और ईमेल के जायजे को भी 592 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। डायरेक्टर FIA अतहर वहीद और डेप्यूटी DGIB उमर शाहिद की तैयार करदा इस रिपोर्ट में तहकीकाती टीम की केनिया और मुत्तहदा अरब इमारात में कार्रवाई से मुताल्लिक भी बताया गया है। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हबीब अकरम साहब भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हबीब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, चौंका के रख दिया गया है। इस रिपोर्ट ने बहुत सारे हकायक अभी सामने आना बाकी हैं। क्या समझते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या केनिया के साथ जो तहकीकात हैं वो किस तरह आगे बढ़ानी चाहिए? देखिए, इसमें प्राइमरी बात यह है कि अभी हम किसी एक वाक़े के बिल्कुल आखिरी हिस्से का तज्जिया कर रहे हैं और उसके बाद उसके फैक्ट्स जो हैं वो असरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो अरशद का कत्ल और उसकी जो शहादत थी वो वाक़यात के सिलसिले का आखिरी हिस्सा था, यानी इस जंजीर की आखिरी कड़ी थी। हमने वहां से तहकीकात शुरू की हैं। हालांकि वो मामला जो है पाकिस्तान के अंदर से शुरू होता है। उसकी वालदा भी कह चुकी हैं, मैं खुद बतौर जर्नलिस्ट मुझे खुद पता है, मुझे अरशद शरीफ ने कई बार कहा, और उसके अलावा और ना सिर्फ मुझे कहा बल्कि कई दोस्तों को उसने कहा कि जनाब मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं या मेरा पाकिस्तान में रहना मुश्किल होता चला जा रहा है, मुझे कहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहाँ तक कि या तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूं या फिर मैं क्या करूं। तो ये इस तरह की बातें तो उसने सारे दोस्तों से की हुई थी। और दूसरी बात यह है कि उनके खिलाफ 16 FIR जो थी वो तो रियासती मुआवरत से दर्ज हुई थी, वो तो किसी आम आदमी ने नहीं दर्ज की थी, वो तो एक रियासती कागज है, वो किसी आम आदमी के हाथ का लिखा हुआ कागज नहीं है। तो लिहाजा जो इस सिलसिले की पहली कड़ियां हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जबकि आखिरी कड़ियां जो है वो कीनिया में मौजूद हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो उसके हालात थे, तो कीनिया में उसके कत्ल जो उनकी शहादत हुई, तो क्या उस शहादत में और पाकिस्तान के अंदर हालात में दरमियान में कोई ताल्लुक है या नहीं है? ये है वो बुनियादी सवाल जिसको हमने हल करना है। तो इसके लिए बिल्कुल अभी आखिर से काम शुरू किया गया है कि जनाब केनिया में क्या हुआ था। और केनिया में भी मैं अभी तक जो मेरी मालूमात है वो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो हमारे जो रियासती इदारे हैं वो पूरी तरह, मिसाल के तौर पर वजारत खारजा इसमें पूरी तरह अभी अपना काम नहीं कर रही, वजारत दाखिला अपना काम नहीं कर रही, क्योंकि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक दूसरे को खत लिखना होता है, ये बताना होता है कि हमारा एक शहरी आपके यहाँ आया था तो क्यों आया था और उसके साथ जो ये वाकया पेश आया, तो वो सारे वाकयात जो है वो आप हमें बताएं, ताकि फिर उस रिकॉर्ड को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा सके। अभी तक वो काम भी नहीं हुआ जिसके बारे में कल अदालत ने हुक्म दिया। दूसरी बात यह है कि 44 दिन बाद तो FIR दर्ज हुई, और FIR भी अहले खाना की मर्जी के मुताबिक नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR दर्ज कर ली। तो दरअसल ये वो केस है जिसपे कदम कदम पे सवाल उठ रहे हैं, कदम कदम पे इंकशाफात भी हो रहे हैं और कदम कदम पे शिकवे, शिकायतें, शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो तफ्तीश है ये बिल्कुल यानी एक इंडिपेंडेंट होगी, और खास तौर पर पाकिस्तान के जो तफ्तीशी इदारे हैं उनके बारे में तो बिल्कुल किसी को कोई खुशगुमानी नहीं है कि ये लोग जो है ये कोई चीज तलाश कर सकें। इनके बारे में तो लतीफा मशहूर है कि ये हाथी को मार मार के हिरन का इतराफ करवा लेते हैं। इनके पास तो टोटल तफ्तीशकारी का तरीका ये है। और खुद इनकी मतलब आप इनकी सलाहियतों की दाद दीजिए कि जब अरशद की बॉडी यहाँ पाकिस्तान में आई तो उस बॉडी का मुआयना फोरेंसिक के लोगों ने किया ही नहीं है, फोरेंसिक माहिरीन ने किया ही नहीं है, तो ये कैसे नताइज अखज़ कर सकते हैं? तो लिहाजा पाकिस्तान की अपनी जो पाकिस्तान के अंदर होने वाली तफ्तीश के ऊपर भी सवालिया निशान है, और पाकिस्तान के बाहर जो वाकया हुआ है उसके ऊपर तो सवालिया निशान खुद वहां का मीडिया भी उठा रहा है, वहां की अथॉरिटीज भी उठा रही है। तो इस पूरे मामले को आगे इसके मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो तफ्तीश है
वो ऐसे नंबर 1 प्रोफेशनल लोगों के हाथों में हो, नंबर 2 उनको उनके ऊपर एक निगरानी भी हो, ताकि हमें पता चल सके कि कहीं ऐसा तो नहीं खुदा न खास्ता कि कोई एक दूसरे पर असरअंदाज होकर उस तफ्तीश को बदलवा सके। तफ्तीश बदलनी चाहिए। सर, आपने जैसे कि कहा कि हमने तहकीकात जो है वो एंड से शुरू की हैं, तो आपको नहीं लगता इसमें जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनको बुला के, इंक्लूडेड वकार एंड खुरम, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वकार और खुरम इस वक्त दोनों पाकिस्तान की हुदूद से बाहर है ना, तो उसी के लिए तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस चाहिए। यानी पाकिस्तान को केनिया में कानूनी इमदाद की जरूरत है कि वहाँ की हुकूमत जो है वो रियासती सतह पर हमारी मुआवनत करे और उन लोगों के साथ हम तफ्तीश करना चाहे तो करें, और अगर उन्हें पाकिस्तान लाना चाहे तो पाकिस्तान लेके आए। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उनके साथ कोई हमारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहिदा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हम किस सूरत में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को, जैसे कल अदालत ने इंडिकेट किया, कि अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व करें और उसके नीचे जो बने हुए इंटरनेशनल तफ्तीशी इदारे हैं, आलमी तफ्तीशी इदारे हैं, उनको उनकी मुआवनत और मदद हासिल करें। क्योंकि अगर दो मुल्कों के दरमियान मुआहिदा नहीं है तो फिर नेचुरली जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो फिर हमें अक़वाम मुत्तहिदा में जाना पड़ेगा या उसके ज़ैली इदारों में जाना पड़ेगा। ठीक है हबीब अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी राय दे रहे थे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। जी कामरान, बताइएगा, आपने तो रिपोर्ट पढ़ी है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने कौन कौन से सच खोलकर सबके सामने रख दिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत से हकाइक हैं और चशमकुशा हकाइक हैं जो कि इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। और इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक, उसमें सनसनीखेज इंकशाफात ये हैं कि इसमें ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पहले ये तासुब दिया गया था कि जब अरशद शरीफ को गोली लगी तो पुलिस ने मिस्टेकन आइडेंटिटी का इस पर इल्ज़ाम दिया था, तो इन्होंने उनकी बॉडी वहीं से रिकवर कर ली थी जाए हादसा से ही। लेकिन अब खुर्रम का ये बयान इस रिपोर्ट में आया है। खुर्रम जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वहां पर अरशद शरीफ का मेजबान था कीनिया में, उसका ये बयान है कि उसने किसी भी मौके पर गाड़ी रोकी ही नहीं वहां पर, और चलती हुई गाड़ी में जब फायर हुआ तो वो उस फायरिंग के फौरन बाद जो है उसने गाड़ी वहां से भगा ली और 30 मिनट तक वो गाड़ी भगाता रहा अपने फार्म हाउस पहुंचने के लिए। और उसका ये कहना है कि इस दौरान अरशद शरीफ को जैसे ही गोली लगी तो उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि वो उनसे बात करना चाह रहे थे लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे ये महसूस हो रहा था। और उनका ये भी कहना था कि जब 30 मिनट के बाद वो अपने फार्म हाउस पर पहुंचे तो वहां उन्होंने फिर गाड़ी रोक कर और जो है वो बाकी लोगों को इत्तला दी थी। इस दौरान उनका ये कहना था कि उन अरशद शरीफ जो थे वो उनके कपड़े खून में लथपथ थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम का ये कहना था कि ये हैरत अंगेज बात थी कि अरशद शरीफ के कपड़े खून में लथपथ थे, लेकिन उनके साथ जो बैठा हुआ ड्राइवर था यानी खुर्रम, उसके कपड़ों पर कोई छींट नहीं थी। फिर ये भी कहा गया खून की कोई छींट नहीं थी, और फिर ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि जिस जाविये से गोली चली है उसके मुताबिक ये किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पर चली थी, यानी अरशद शरीफ की गाड़ी या वो खुद रुके हुए थे जिसके बाद उनके ऊपर फायर हुआ है और नजदीक से फायर हुआ है। जबकि खुर्रम का ये बयान है कि वो चलती हुई गाड़ी में फायरिंग हुई और उसके बाद फायरिंग होने के बाद भी उसने गाड़ी नहीं रोकी। और इसका वाज़ेह सबूत एक ये था कि जिस अरशद शरीफ की जो गाड़ी की सीट थी उस पर भी कोई बुलेट का निशान जो है वो नहीं था। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि खुर्रम के बयान में और उसके भाई जो वकार, उसका जो बड़ा भाई है खुर्रम का वकार, ये दोनों ही मेज़बान थे अरशद शरीफ के। इन दोनों भाइयों के बयानात में भी तजाद है, और जो हकाइक हैं, जो एविडेंस कलेक्ट की गई हैं, उसमें भी वो उनसे मेल नहीं खाती, यानी इनके जो बयानात हैं वो हकाइक से मेल नहीं खाते। इसके अलावा ये भी एक तवज्जो तलब बात थी और काबिल तफ्तीश बात थी कि वकार के जब पाकिस्तानी सिफारती अमला इस मामले के लिए वकार के फार्म हाउस पर पहुंचा है अरशद शरीफ की डेड बॉडी के बाद, तो वहां पर जो ये वकार था इसने फौरी तौर पर पाकिस्तानी सिफारती अमले को देखकर इसने कीनिया की इंटेलिजेंस पुलिस को फोन करके बुला लिया था। और ये कहा जा रहा है कि वकार के कीनिया पुलिस और इंटेलिजेंस हुकाम से बहुत गहरे राब्ते थे, और फिर इंटेलिजेंस हुकाम ने, यानी कीनिया की इंटेलिजेंस हुकाम ने ही इसको, वकार को
کہا کہ ان کی ارشد شریف کی کوئی بھی جو پرسنل بلانگنگز ہیں، جو اس کی چیزیں ہیں، سیل فون وغیرہ، وہ پاکستانی حکام کو نہیں دینی، سفارتی حکام کو نہیں دینی۔ اور پھر وقار نے ایسا ہی کیا کہ پاکستانی سفارتی حکام جو تھے ان کو یہ بلانگنگز نہیں دی، اور یہ اس نے انٹیلیجنس حکام، کینیا کے انٹیلیجنس حکام کے حوالے کر دی۔ تو یہ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ والی جو چیزیں ہیں یہ مزید تحقیقات طلب ہیں، اور دونوں بھائیوں سے اس رپورٹ کے جو سفارشات مرتب ہوئی ہیں اس میں دونوں بھائیوں سے مزید تحقیقات کی سفارش کی گئی ہے، اور یہ بات لکھی ہے اس میں کہ ارشد شریف کو بالکل خطرات لاحق تھے، یہ ایک حقیقت ہے جس کے باعث وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات اس رپورٹ میں درج ہے کہ ایک تاثر یہ دیا گیا تھا پاکستان میں جب پوسٹ مارٹم ہوا ارشد شریف کا، تو اس میں ایک تاثر یہ بھی سامنے آیا تھا کہ شاید ان کی باڈی کو ارشد شریف کو وہاں پر موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان پر تشدد کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے ناخن وغیرہ جو تھے انگلیوں سے وہ بھی اترے ہوئے تھے۔ لیکن اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کی انگلیوں کے جو ناخن ہیں وہ کینیا میں ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے کے طور پر لیے گئے تھے۔ اب یہاں پر ان کی 4 انگلیوں کے ناخن جو تھے وہ موجود نہیں تھے یہاں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق، لیکن جو کینیا کی جو کینیا کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، جو پوسٹ مارٹم ان کا کینیا میں ہوا تھا انیشلی، اس رپورٹ کے مطابق ان کے انگلیوں کے ناخن جو ہیں وہ نمونے کے طور پر لیے گئے تھے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ بہت وہ ساری کتنے چیزیں نمونے ابھی انہوں نے واضح لیے۔ ہونا باقی ہیں۔